हाँ जी, कैसे हैं आप सभी और कैसे आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? राइट, सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही होंगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है बच्चे, लास्ट टाइम हम लोग जिस टॉपिक का स्टडी कर रहे थे वो पार्ट था अपना रेशो का। क्लियर? वो वीडियो जो थी बहुत बेहतरीन, बच्चों ने उसको पसंद किया और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पर्सनल मैसेज आए कि वो वीडियो उनको काफ़ी अच्छा लगा, है ना। अब उसी वीडियो के कुछ बच्चों ने जो डाउट मुझे दिए या बहुत सारे नए क्वेश्चंस दिए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके बाद रेशो के हम वो सारे अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस जो एक थ्योरी के फॉर्म में होते हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। राइट, तो पहले कुछ वो डाउट के क्वेश्चन या वो सारे क्वेश्चंस जो अभी तक फर्स्ट वीडियो में नहीं हो पाए कंप्लीट, यहां से करने लग रहे हैं। क्लियर? तो आज के दिन का अपन ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c आपको दे रखा है 4 रेशो 1/5 रेशो 2/3। क्लियर? आपसे जानना चाहता है कि बताइए a रेशो b रेशो c क्या होगा। यही बात है। अब ये चूंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पर चूंकि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं इसलिए मैं फिर से बताना चाहता हूं। देखिए, जो चीज आपको दे रखी है और जो चीज आपसे पूछी जा रही है जस्ट उल्टा ही तो है। सही है कि नहीं? बिल्कुल। यदि सर जो दे रखा है और जो चीज फाइंड आउट कर रही है वो जस्ट रिवर्स है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं इनको भी रिवर्स कर देते हैं। ठीक, अब जहां पर कुछ नहीं लिखा है, ध्यान समझिएगा, जहां पर कुछ नहीं लिखा है वहां अपॉन करके ऐसे 1 लिख देता हूं। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब जरा ऐसे सोचो कि a का वैल्यू क्या बनेगा, उल्टा लिखना है तो 1/4 बनेगा। ओके, फिर b का वैल्यू क्या बनेगा, 5/1 बनेगा। वैसे c का वैल्यू क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब इसके बाद मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रेशो को p/q के फॉर्म में ऐसे नहीं लिखा जाता। सही वे मैंने आपको बताया था, इस 1 का इंटू किसके साथ करेंगे, इस 1 और 2 के साथ, तो क्या बनेगा रिजल्ट, तो आप बोलेंगे सर 1 × 1 × 2, तो क्या बनेगा 2। अब इसके बाद फिर मैंने बताया था कि इस 5 का इंटू किसके साथ करना होगा, 4 और इस 2 के साथ, ऐसे कुछ। सही है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 5 × 4 मतलब 20 और 20 × 2 मतलब 40। इसके बाद सी वाला रिजल्ट अपन बनाने लगेंगे, तो वो कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे सर वो रिजल्ट बनेगा 3 का इंटू 1 और 4 के साथ, तो कितना आएगा भाई, ऐसे। तो कितना होगा, 3 × 1 × 4 12। चूंकि आप देख रहे हैं ये कट भी सकता है तो मैं इसको काट दे रहा हूं, तो फाइनल रिजल्ट अपना आएगा कितना, 1:20:6। राइट, उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये टाइप या ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में चूंकि पूछा जाता है, कुछ बच्चे मुझे डाउट के रूप में दिए थे तो मैं इसको कवर कर लिया, है ना। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस अपन धीरे धीरे भी बनाते हैं, बस आप अपना जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस प्रॉब्लम को, यहां पर मेंशन है x + y रेशो y + z रेशो z + x इक्वल टू में आ रहा है 2:4:3। क्लियर? हमको जो फाइंड आउट करना है वो करना है x + y + z अपॉन y क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? सर जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखा है उसको मैंने इस टाइप का सॉल्यूशन डायरेक्ट बता रखा है, तो पहले कंप्लीट अच्छे से फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इसको आप देखेंगे ना तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ आएंगी। क्लियर? फिर से मैं बताना चाहूंगा एक बार, मैंने लास्ट टाइम बताया था जब भी सर 3 रेशो, ध्यान से समझिएगा, क्या जब भी 3 रेशो हो और क्या 2 चीजों का सम बीच में आए तो आप डायरेक्ट ही रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा है, x + y, तो क्या छूट गया है, z, तो वो आएगा रेशो। यहां y + z लिखा है, क्या छूट गया है, x, तो वो आएगा। यहां क्या लिखा है, z + x, तो रिजल्ट काय का बनेगा, y का। पक्की बात, इतना आपको नेमिंग लिखना आना चाहिए। क्लियर? लास्ट टाइम सिखा चुका हूं मैं। ठीक, अब फर्स्ट वाले का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलता है, फर्स्ट वाले को छोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 3 7, 7 में से इसको ही घटा दो जिसको छोड़ा था, 5, 7 में से 2 गया तो कितना बचा सर, 5, तो ये अपना आंसर आया। वैसे सेकंड वाला निकालना है तो सेकंड वाले को छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 में से अब इसको घटाओ 4 को, तो कितना आएगा, 1। वैसे सर थर्ड वाला निकालना है तो थर्ड वाला वैल्यू को छोड़ दो, 2 और 4 को जोड़िए, कितना होगा, 6, 6 में से इसको ही अब घटा दीजिए, कितना आएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। तो रिजल्ट मुझे मिल गया रेशो का, जो कुछ ऐसा आने लग रहा है, पर ये मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ये चीज,
तो कैसे निकलेगा देखिएगा बड़े ध्यान से। ऊपर क्या है, तीनों चीजों का सम, तो तीनों चीजों का सम देख लो, 5 और 1 6, 6 और 3 9, और उसके बाद डिवाइड कैसे करना है, y से, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा कितना सर 3। तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, कोई ज्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इन फॉर्मेट्स का डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलता कैसे। ठीक है, वो स्कूल का मेथड या वो आपका जो बुक्स का मेथड होता है उसका बिल्कुल यूज मत करिएगा। यदि आप फास्ट कैलकुलेशन चाहते हैं तो मेरे इन्हीं तरीकों को अपनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रिजल्ट ऐसे ही निकाल के आपको देना होंगे एग्जाम में। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट। एक बच्चे ने मुझे ये वाला प्रॉब्लम दिया था, इसमें लिखा है c अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 3/5, फिर नीचे लिखा है a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 2/5। रिजल्ट हमें निकालना है b अपॉन सी प्लस a का। कुछ बच्चे इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को देख के सोचे होंगे ये तो सर अलजेब्रा आ गया, राइट? ऐसा नहीं है, ये रेशो से भी सॉल्व हो जाएगा और उसी मेथड से हो जाएगा जो मेथड मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था वीडियो 1 में, है ना? कैसे करेंगे मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने कहा था इन तीनों का जरा सम देखिए, तो ए बी सी मिला के कितना होने लग रहा है 8, और जो होता है सम मिला के दोनों का वो इधर अपन इंटू कर रहे होते हैं। वैसे ही बच्चे यहां पर ए बी सी तीनों का सम मिला के कितना हो रहा है 7, तो 7 का इंटू हम लोग यहां कर रहे होते हैं, तो मैं अब कर भी दे रहा हूं, 7 का इंटू यहां भी करना है, यहां भी करना है। वैसे इस 8 का इंटू यहां भी करना है और यहां भी करना है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब ऐसे सोचो क्या कि भाई b का वैल्यू क्या निकलेगा, हमें इसका रिजल्ट देना है तो हमें b का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो ऐसे लिख लो कि c का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे c का वैल्यू तो 7 × 21 है, मतलब नीचे नीचे का वैल्यू लिख दे रहा हूं, इसका तो 21 आ रहा है, ठीक। फिर a का वैल्यू 2 × 8 मतलब 16 हो रहा है, तो ये भी आ गया, मतलब नीचे का काम तो पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक। अब एक काम करो, पहली लाइन को ही ले लो, तो a प्लस बी मिला के 5 × 7 कितना होता है 35, तो हम बोलेंगे कि a प्लस बी मिला के तो आ रहा है 35, पक्की बात, ओके। पर हमें चूंकि क्या निकालना है b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, a का वैल्यू रख दीजिए, वो कितना है 16, तो आप पाएंगे क्या कि ये 35 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे 19, तो हम समझ जाएंगे हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है। तो हम ऊपर b का वैल्यू है 19, डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, इसको 17 मान लो, 20 और 17 37 37, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा सर 19/37, राइट। ये क्वेश्चन ये बिल्कुल मत सोचिए, फिर से कह रहा हूं अलजेब्रा का नहीं है, ये रेशो से भी सॉल्व हो जाता है। और कैसे सॉल्व करना है, बस हम इन तीनों चीजों का सम देखते हैं, जो होता है वो कितना होने लग रहा है 8, उसका इंटू इस सेकंड इक्वेशन में कर रहे होते हैं, और जो यहां पे सम आने लग रहा है तीनों चीजों का वो कितना हो रहा है 7 2 + 5, उसका इंटू फर्स्ट इक्वेशन में कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो चीजें डायरेक्ट निकल रही है सी और ए वो निकाल के रख दिया, और जो नहीं निकल रहा है चाहे आप यहां से सॉल्व करो चाहे आप यहां से सॉल्व करो, आंसर वही आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को हमें बनाना होता है और अपने एग्जाम को क्लियर करना होता है, राइट। अगला देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर गिवन है आपको a/b/c, जो दे रखा है 1/3/5, हमको ना ये वाला चीज फाइंड आउट करना है। देखिए हमेशा मैंने आपको कहा है सिर्फ रेशो में ऐसा अप्लाई करिएगा क्या कि जिस चीज का रेशो दिया उसके ऊपर पावर कितना है एक समान, मतलब 1 1 1, राइट। जिस चीज में आपको रखना है उनके ऊपर पावर क्या है, तो आप बोलेंगे सभी का 1 1 1 1 ही है, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, राइट। तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू डायरेक्ट 1, b का 3 और c का 5 रखने के लिए स्वतंत्र है, राइट। तो रख देते हैं, तो देखिएगा मैं डायरेक्ट करूंगा 4 × a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और 2 × c का वैल्यू 5, पक्की बात, ओके। फिर आ रहा है 3 और a प्लस b प्लस c तीनों का मिला के वैल्यू, तो 3 और 1 4 और 5 कितना होता है 4 और 5 9, ठीक। अब सोचिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये तो 4 एकम 4 है, -3 है, और ये कितना है 5 दूनी 10 है, और डिवाइड में 3 × 9 है, राइट। तो ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा सर 1 और 10 कितना हो रहा है ये 11, और नीचे कितना होगा, तो 9 × 27, तो डायरेक्ट आंसर आ गया कितना सर 11/27, राइट। फिर से मैं सिखाना चाहता हूं क्या ये जो फंक्शन है वो तभी आप ऐसा रख सकते हैं जब सभी जगह पावर समान, ठीक है। 2 मिनट के लिए ऐसा समझिएगा जो मैं सिखाना चाहता हूं, यदि मान लो पावर यहां 1 1 और 1 होती
और यहां पे मान लो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होता, फिर क्या करते? फिर सॉल्व ही नहीं होता। क्या करते? सॉल्व ही नहीं होता। ऐसे मत सोचना यहां पे ए का स्क्वायर रख देंगे, यहां बी का स्क्वायर 9 रख देंगे, सी का स्क्वायर 25 रख देंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर से कह रहा हूं, ये वाला जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। उस सब बातों को आप छोड़िए, बस आप तो मेन पॉइंट की बात सीखिए, वो ये कि यदि यहां पे जो पावर होती है, ठीक है, और यहां सभी की पावर और यहां सभी की पावर यदि समान है तो फिर हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे 2 मिनट फिर से समझाऊंगा, यदि यहां पे पावर कितनी कितनी होती? 2 2 2 स्क्वायर मतलब, और यहां पे भी 2 2 2 होती, तो हम डायरेक्ट रख देते ए का वैल्यू 1, बी का 9 और सी का 25, काम चल जाता। मतलब कहने का मीन मेरा ये है कि सभी जगह चाहे ऊपर चाहे नीचे पावर सेम होना चाहिए। चाहे 1 की पावर हो तो सभी जगह 1 की चाहिए, 2 की पावर हो सभी जगह 2 की चाहिए, 3 की पावर हो सभी जगह 3 की चाहिए। क्लियर? और वैसे ही बच्चे यहां से जहां से वैल्यू पुट कर रहे होते हैं ना, वहां भी एक समान पावर चाहिए। 2 मिनट के लिए यदि यहां पे पावर कितनी होती? 3 3, कितनी होती? 3 3 और 3, और मुझे फिर वैल्यू पुट करना होती, मान लीजिए पावर 1 में ऐसा लिखा होता, तो मैं पता है क्या करता? ए का वैल्यू, क्योंकि ए क्यूब की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। पर बी क्यूब की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी? क्यूब रूट 3 ऐसा, और सी की वैल्यू क्या आएगी? क्यूब रूट 5 ऐसा, ठीक है। क्योंकि वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम चांस से आएंगे। यदि आएंगे तो यहां पे आप समझ रहे होंगे 27 लिखा होगा, वहां 125 लिखा होगा, ताकि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3 और सी का 5 आ जाए, है ना। मैं कुछ ज्यादा डेप्थ में चला गया हूं, समझ पा रहा हूं, ठीक है। बट फिर भी जो मैंने सिखाया है सर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ढेरों क्वेश्चंस कराने से अच्छा एक क्वेश्चन के अंदर वो सारी बातें बच्चों को आराम आराम से समझा दी जाए जो एग्जामिनर आपके नॉलेज को जानना चाहता है, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं क्या कि यदि सर यहां पे पावर सेम होंगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू को उठा सकते हैं, पहली बात। वैसी जहां की वैल्यू हमें निकालना है वहां चाहे ऊपर चाहे नीचे सभी जगह पावर सेम होनी चाहिए। क्लियर? ऐसी बहुत सारी चीजें अपन आगे देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर गिवन है a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस d, और रिजल्ट आने लग रहा है 1:2:3, राइट। हमको इस चीज को फाइंड आउट करना है, a प्लस डी अपॉन सी इक्वल टू क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। अब यार प्रॉब्लम ये है कि ये 3 चीजों का रेशो है, राइट। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी। और याद कीजिए यदि यहां पे प्लस का साइन होता तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लेते थे क्या? हाँ या ना? कुछ बच्चे हाँ कुछ ना, है ना। जो हाँ बोल रहे होंगे ना उनको कहना चाहता हूं सर रिजल्ट निकालते तो थे, पर याद करो यहां लिखा होता था a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, और यहां पे 4 चीजें दे रखी हैं। बड़े ध्यान से देखिए सर, पढ़िए वो जो पढ़ाया गया है, सीखिए वो जो सिखाया गया है, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं यदि प्लस का साइन होता तो वो 3 चीजों के लिए काम करता है, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ना कि c प्लस डी। बात समझ में आ रही है? आज यहां पे प्लस ना होके माइनस होने लग रहा है और रिजल्ट हमें बताना है इसका। तो सर यहां पे थोड़ा सा हम कुछ तिकड़म लगाएंगे। तिकड़म का मतलब कोई सा ऐसा ट्रिक लगाएंगे, ऐसा कोई सा एक कॉन्सेप्ट मनी मन बना रहे होंगे कि हम बस यहां तक पहुंच जाएं। और ये कैसे बनता है? ये बनता है सर इसको देखकर। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा, पर सर समझना पड़ेगा क्योंकि मैथ से, और कौन सी मैथ से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ध्यान रखिए, यदि सर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दूं तो क्या थर्ड मिलने लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है। मतलब मैं 1 प्लस 2 मतलब पहला और दूसरा जो फंक्शन है ना इन दोनों को जोड़ दूं, और तो इक्वल टू में आने लग रहा है कितना? 3, क्योंकि 1 + 2 = 3 होता है। सही है कि नहीं? वही तिकड़म में यहां लगाऊंगा क्या कि भाई पहले और दूसरे को मैंने जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया। बात समझ रहे हो ना? a माइनस बी ये है और b माइनस सी ये है, और इक्वल टू कर दूं कितना सर? c माइनस डी। अब आप देखेंगे b से तो b शहीद हो गया। अब ये आया सर a माइनस सी इक्वल टू c माइनस डी। d को इधर ले आओ तो आप बोलेंगे a प्लस डी इक्वल टू c उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2c आ जाएगा। तो देखो जो निकालना था कुछ कुछ निकल पा रहा है, तो आप बोलेंगे सर पूरा पूरा निकल पा रहा है ना।
तो सर कभी कभी क्या होता है पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और ये सब आपको मैं सिखा दूंगा और बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, राइट। बस सीखते रहिए। क्या करा एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। यहां पर रेशो तो लिखा था पर इस बार माइनस का साइन था और चीजें थी 4, 3 नहीं 4, राइट। और माइनस में ऐसा कुछ हम कर नहीं पा रहे थे तो हमने बस यहां तिकड़म लगाया, वो ये कि यार पहले और दूसरे को ऐड कर दें तो इक्वल टू में आ रहा है वही रिजल्ट, और बस उसी चीज को मैंने यहां अप्लाई किया। आप कुछ कुछ देखने लग रहे हैं, चीजें आपके सामने आ ही गई जो चाहिए थी, राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर गिवन है ऐसा कुछ फॉर्मेट, राइट, और हमको फाइंड आउट करना है कुछ ऐसा। तो काफी बच्चे तो समझ रहे हो घबरा से जाएंगे, पर आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस बने रहो, चीजें मैं बना ही दूंगा। कैसे? देखो जब कुछ समझ में ना आए ना रेशो में तो थोड़ा सा लगाना सीखो तिकड़म। क्या? तिकड़म, है ना, या फिर कुछ ऐसा सेटिंग की बस हमारा काम बन जाए। तो जरा सोचो, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं 2 और 3 को, तो क्या 5 आता है? 2 और 3 5 ही तो होता है, आता ही बिल्कुल। मतलब सर फर्स्ट और सेकंड टर्म को हम जोड़ेंगे और इक्वल कर देंगे थर्ड के। ऐसा हमने ना यहां से देखा है। जो निकालना उसको तो गोली मारो, वो तो बाद में बात की बात है। बस अभी तो आप इतना सोचो बस, ठीक है। क्योंकि सर जब इक्वेशन एक हो ना, या फिर एक ही रेशो और उसके अंदर दुनिया भर का कुछ निकालना हो, तो बस सोचा करो कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी यहाँ पे, ठीक है। अब जरा इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, फर्स्ट और सेकंड को, और इक्वल करना है थर्ड के साथ। तो देखिए मैं यही कर दे रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, है ना। जब सर इन दोनों को अपन जोड़ेंगे बच्चे, तो y नेगेटिव y पॉजिटिव ये कैंसिल होगा, बिल्कुल। z पॉजिटिव z नेगेटिव ये भी कैंसिल होगा, सही है ना। तो हम लिख देंगे x प्लस 2w, x प्लस 2w इक्वल टू में क्या आने लग रहा है? वो जो लिखा है, कितना लिखा है? 2x प्लस z माइनस w। पक्की बात। अब ऐसे सोचो, ये w जरा इधर आएगा तो 2w और w कितना हो जाएगा? 3w, और ये x उधर जाएगा तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा? x प्लस z। इसका मीन ये निकला x प्लस z का वैल्यू है 3w। अब जो मुझे फाइंड आउट करना है ना, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां से इन दोनों में से 3 ले रहा हूं कॉमन, तो कुछ ऐसा लिख देंगे, है ना, और माइनस 2w चलेगा ही चलेगा। ये सब ऐसा ब्रैकेट है, समझते हो कि नहीं। और आप रेशो में w है, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? 3w, और 3 का इंटू भी करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे? 9w माइनस 2w रेशो w। तो 9 में से 2 जाएगा 7w रेशो w। तो इस w से w कट जाएगा, आंसर कितना आ रहा है? 7:1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, कुछ इसमें ट्रिक लगना था, जिसको मैं कहता हूं क्या? कुछ ना कुछ तिकड़म लगाओ। और तिकड़म जब कुछ नहीं लगे ना, तो सर बस यही देखना इसमें कुछ सोचो। तो मैंने देखा कि इन दोनों को जोड़ो और इक्वल करो थर्ड के साथ, तो बस वही चीज मैंने यहां करी। कुछ रिजल्ट ये बना, जो रिजल्ट बना उसको मैंने इसके अंदर फिल किया, कॉमन लेके 3 को कॉमन लिया, फिर x प्लस जेड की जगह मैंने 3w रख दिया, देन 3 का इंटू भी कर दिया, 9w माइनस 2w, दैट्स सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। और अब तो मैं देख रहा हूं एसएससी और रेलवे के जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिनको आप प्री एग्जाम कह सकते हैं या टियर 1 एग्जाम कह सकते हैं, या फर्स्ट स्टेज का जो इनिशियल लेवल का एग्जाम होता है, उसमें अब ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो अभी तक ना किसी टेक्स्ट बुक में आए हैं, ना हर कोई टीचर पढ़ाने लग रहा है। ठीक है, तो सर हम तो वही पढ़ाते हैं और वैसे ही सिखाते हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट मैंने 2 से 3 एग्जाम में देखा। ऐसे 2 क्वेश्चन है, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले आपको दिया जाता है कि a इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2k, राइट, मतलब a का वैल्यू इस फंक्शन के बराबर है। ठीक, फिर रेशो के फॉर्म में क्या आता है? a माइनस एक्स रेशो a माइनस वाई रेशो a माइनस जेड इक्वल टू आने लग रहा है 17 रेशो 5 रेशो 8। क्लियर बात है? ओके, फिर कह रहा है कि आप बताइए x रेशो y रेशो z क्या होगा। ध्यान रखिए ये एक फिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन है, और जैसे मैं इसको बता रहा हूं वैसे ही करिएगा। यदि आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे तो सर वो पूरा 1 पेज का है, पर हमने ना, चूंकि वही आप समझ रहे हैं ना, 1 आवर का एग्जाम देना है, तो हमको 1 आवर की सोच के साथ ही जाना है। जिस ट्रिक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बस उसी का करिएगा, आंसर तुरंत आएगा। देखिए फिर से, जब भी ध्यान रखिए ऐसा आपको गिवन, मतलब रेशो में जिस चीज का नाम आगे आ रहा है, यदि उसका वैल्यू इन तीनों के सम के,
है ना, सम प्लस डिवाइड 2 से कर रहे हैं, यदि ऐसा आने लग रहा है मतलब फंक्शन में ऐसा होना ही चाहिए, पक्की बात। और ये ऐसा रेशियो आपको दिया रहे कुछ कुछ और आपको ऐसे निकालना हो एक्स वाई जेड जो पीछे दिया गया है, तो डायरेक्ट इसका आंसर निकलता है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है सर, एक्स, और एक्स कहां है, फर्स्ट टर्म में। तो सर इस फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, ये वाली को, मतलब इसको सर छोड़ दो और इन दोनों को जोड़ लो। 5 और 8 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 और 8 होता है 13, तो सर मैंने यहां लिख दिया 13, पक्की बात। ध्यान से देखिएगा, अब मैं अपना पेन चेंज कर रहा हूं, देखिए अब क्या निकालना है, y कहां है, यहां, और यहां पे कौन सा नंबर होगा, 5, तो इस 5 को छोड़ दो और इन दोनों को जोड़ो, 17 और 8 को, कितना हो जाएगा सर 25, क्योंकि 17 और 8 बिल्कुल 25, तो यहां पे लिख देंगे हम 25। वैसे ही सर अब निकालना है क्या, z, और z कहां है, यहां है और यहां है, पीछे ही पीछे आ रहा है, तो सर इसको छोड़ना पड़ेगा। अब पेन चेंज करते हैं, ग्रीन है ना, तो सर इसको छोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ते, तो कितना होगा 17 और 5 कितना होता है 22। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, आंसर तुरंत आ गया। और यदि आप इसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे पूरे एक पेज का, जिसमें मैं ना अपना समय बेकार करना चाहता हूं ना आपका, जो ट्रिक मैंने दिया है बस उस पर ध्यान दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये आगे आ रहा है ना, इसका फॉर्मेट यही होना चाहिए, ए इक्वल टू जो पीछे लिखा है ना उन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, हमेशा, ऑलवेज। क्लियर बात। दूसरी चीज, फॉर्मेट यही होना चाहिए फिक्स, वैल्यूज कुछ भी लिखी होंगी उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आपको क्या निकालना होगा, पीछे वाला रेशियो एक्स वाई जेड, राइट। कैसे निकलेगा मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एक्स यहां लिखा है, एक्स ही निकालना है, तो पहली वाली टर्म छोड़ दो, बस इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ा ये आया। y निकालना है, y बीच में लिखा है, बीच वाली टर्म को छोड़ो, इन दोनों को जोड़ लो, ये आने लग रहा है। थर्ड क्या लिखा है, z, तो ये थर्ड वाली टर्म को छोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, यहां लिखो। यदि कट रहा होता काट देते, इस बार कटने नहीं लग रहा है, तो यही हमारा आंसर, राइट। ऐसे ही बच्चे एक थ्योरी के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी अभी नेक्स्ट अब करने वाले हैं, उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसमें जो मेंशन हो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। उसके बाद करना क्या है, लगभग 99% यही सब, पर वो क्वेश्चन कैसा आने लग रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको मैं रीड कर रहा हूं। इसमें लिखा है त्रिभुज ए बी सी में s माइनस ए रेशो s माइनस बी रेशो s माइनस सी इक्वल टू लगा है सर वो, ठीक है, इक्वल टू 11:8:7, ठीक, जहां s अर्ध परिमाप है, ठीक है, तथा भुजाएं ए बी सी है, ठीक है, मतलब ए बी सी क्या है, एक किसी ट्रेंगल का जो साइड है वो ए बी सी है और उसका जो सेमी पेरीमीटर है उसको ये एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो हमसे कह रहा है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था। क्या, क्योंकि उसने कह दिया ये कहानी काय की है, ट्रेंगल की, मतलब त्रिभुज की, और वो जो एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्ध परिमाप को। तो हम जानते हैं एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे तीनों जो साइड्स होती हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2, पक्की बात, गुड। अब लिखा क्या है वहां पे वो मैं लिख दे रहा हूं, वो लिखा है s माइनस ए रेशो s माइनस बी रेशो s माइनस सी, पक्की बात, ठीक। फिर यहां पे वो 4 बिंदी लगी है ना, उसका मतलब आप समझते ही इक्वली होता है, ठीक। और वो दे रखा है कितना आपको, 11:8:7, पक्की बात, ठीक। फिर आपसे वो जानना चाहता है कि भाई फाइंड ए रेशो बी रेशो सी क्या है। तो मैंने क्वेश्चन यहां भी लिख दिया और आपको स्क्रीन पर भी दिखाया कि आखिर वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा कैसे आता है। बस आपको इतना ही समझना है कि यार रेशो हमारा एक फिक्स फॉर्मेट वाला है, जिसमें आगे जो लिखा है जो पीछे दिया जाता है इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही फॉर्मेट बनने लग रहा है जो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है। फिर ये रिजल्ट बनने लग रहा है। अब आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। क्या निकालना है, ए कहां लिखा है, पहले नंबर पे, तो पहली वाली टर्म को छोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, तो 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 8 और 7 कितना होता है सर 15, ठीक। अब क्या निकालना है, बी, और बी कहां लिखा है यहां, तो सेकंड वाली टर्म को छोड़ दो क्योंकि सेकंड नंबर पे आ रही थी, इसको छोड़ दो, 11 और 7 कितना होता है सर 18, ठीक। फिर क्या निकालना है, सी कहां लिखा है थर्ड वाले नंबर पे, तो सर थर्ड वाले में क्या लिखा है 7, तो उसको इग्नोर करो, छोड़ो, तो 11 और 8 कितना होगा 19। तो फाइनल आंसर अपना कितना है सर 15:18:19। ये किसका वैल्यू है, जो ट्रेंगल थे ना उन तीनों की साइड का रेशो आने लग रहा है,
क्लियर है? तो देखिए सिर्फ एक ही लाइन में डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है, पर ये हर जगह नहीं लगता है। ये कब लगता है? जब फॉर्मेट में ये होना ही चाहिए, ये मस्ट कंपलसरी है। यदि ये होगा, फॉर्मेट ऐसा होगा और सॉल्यूशन में सिर्फ A/B/C जानना चाहेगा तो ही ऐसा करते हैं जो मैं अभी सिखाया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे आज की जो अभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, काफी जगह एग्जाम में मैंने देखा, और करना सिर्फ एक ही लाइन में सॉल्व है और करना ऐसे ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसी कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हम ये डिवाइड वाले भी देख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है 3 चीजों का रेशो A/B/C आपको दिया हुआ है 1:2, 1:3, 1:4, राइट। फिर कह रहा है कि ये जो तीनों लोग हैं ना, इनको मिला के हम पैसा देने लग रहे हैं कितना सर? 7800 रुपए, 7800 रुपए। तो बताइए इसमें B को कितना मिलेगा, है ना। ये भाषा के आधार पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। भाषा अभी आप छोड़ दीजिए, जितनी भी ट्रिपिकल हो सकती है वो सब मैं आपको दूंगा। अभी हम सिर्फ इनके सॉल्यूशन सीख रहे हैं कि आखिर करते कैसे हैं। तो देखिए, जब भी आपको पता है रेशो ऐसे P/Q के फॉर्म में दिया हो तो वो तरीका तो गलत है लिखने का, तो इसको अपन सही फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस 1 का इंटू किसके साथ होगा? 3 और 4 के साथ। तो कितना आएगा सर? तो आप बोलेंगे सर 12 आएगा। फिर इस 1 का इंटू किसके साथ होगा? 2 और 4 के साथ। तो कितना आएगा सर? 8 आएगा। फिर इस 1 का इंटू किसके साथ होगा? 3 और 2 के साथ। तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। बात पक्की है कि नहीं? बिल्कुल पक्की है। अब सर इस रेशो को अपन थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, तो मैं काट रहा हूं कैसे? 2 से, तो ये जाएगा 6, ये आएगा 4 और ये आने लग रहा है 3। मतलब सर A, B और C का मुझे फाइनल रेशो मिल गया, और जो कि है 6:4:3। तो यदि मैं कहूं पैसा रेशो के फॉर्म में बांटना है तो इस रेशो में बटेगा, और यदि मैं इसको बोलूं कि आखिर हो कितना यूनिट रहा है, तो आप इन तीनों को जोड़ोगे और बोलोगे तीनों मिला के हो रहा है 13 यूनिट। तो हम बोल देंगे 13 यूनिट पैसा है, और असली में यह है 7800। तो 1 यूनिट बच्चे कितना हुआ? 600। हमें किसका वैल्यू निकालना है? B का, और B का वैल्यू है क्या? 4 यूनिट। तो हम समझ जाएंगे B का कितना वैल्यू है? 4 यूनिट, और 1 यूनिट का हमें वैल्यू पता चल गया, वो कितना है? 600। तो हमारा आंसर कितना जाएगा सर? 2400। राइट। इतना ड्रामा हमको नहीं करना है, हमको बस मन ही मन में बहुत फास्ट तरीके से करना है कि रेशो को ऐसे लिखना नहीं है। सबसे पहले पहली फुर्सत में बस इंटू कीजिए, ये लाइन लिखिए। फिर अगला काम इसको हाफ कर लीजिए। फिर थर्ड काम इन तीनों का सम बराबर होगा 7800 के, 1 यूनिट निकाल लीजिए। फिर जिसका वैल्यू आपसे पूछा है उसमें 1 यूनिट का इंटू कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में। मैं सिखाता हूं चीजों को, मुझे स्टेप टू स्टेप हर बच्चे को बताना होती है, इसलिए मुझे हर चीज लिख लिख के करना पड़ती है। पर यदि ये क्वेश्चन पेपर हॉल में आएगा ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ हमें स्क्रीन पे इसको और इसको ध्यान रखना है। इसके बाद इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। इसके बाद बस ये देखना है यूनिट के फॉर्म में कितना और असली में कितना, तो 1 यूनिट कितना। उसके बाद किसका वैल्यू निकालना है? 4 का, तो जो 1 यूनिट है उसमें 4 का इंटू कर देंगे, आंसर अपने हाथ में होगा। राइट। बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा फास्ट। तब जाके सर वो 1 आवर के पेपर में जो 100 क्वेश्चंस आते हैं ना, 4 सेक्शन, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीएस, तब जाके आप बोल सकते हैं कि 50 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और जो लास्ट के 10 मिनट्स होते हैं उसमें हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किन क्वेश्चंस को दोबारा देखना चाहिए, है ना। तो उनको अपन अच्छे से 10 मिनट में देख सकते हैं। तब जाके सर 100 क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, स्पीड बनेगा, और शायद लिस्ट में नाम भी दिखेगा, शायद नहीं दिखेगी, कंफर्म फिर तो, ठीक है। और इतना मेहनत करेंगे उसके बाद, है ना। ऐसे बच्चों की तरह करेंगे ना, एक एक लाइन, तो सर आप समझ जाइए कितना रेस से दूर हो रहे हैं। बहुत कंपटीशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, फिर मैं कह रहा हूं फॉर्म 100 लोग भरते हैं, मन लगा के सिर्फ 8 से 10 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और उनमें से 6 बच्चों का सिलेक्शन 100% होता है। इस एग्जाम में नहीं, किसी दूसरे में नहीं, किसी तीसरे में। और 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा किस्मत साथ नहीं देता, क्योंकि सर वो तैयारी कर रहे होते हैं एसएससी की, जबकि उनको निकालना चाहिए था क्या? यूपीएससी। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को समझ नहीं पाते, तो वो 1-2 एग्जाम के बाद समझ जाते हैं, फिर इस लाइन में चले जाते हैं, सक्सेस उन्हें भी मिलती है। राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कुछ देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी काफी बार अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया है। यहां पर लिखा है A+B रेशो A-B रेशो A/B, मतलब वो प्रोडक्ट है A और B का, थर्ड वाला, राइट। इक्वल टू में आपको बता रहा है 11:1:90, राइट। फिर आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, बताइए A² + B² होगा तो आखिर होगा क्या? ठीक है। अब मैं आप बच्चों से एक चीज कहना चाहता हूं,
कुछ बच्चे, कुछ सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट a प्लस बी को 11, a माइनस बी को 1 और a इंटू बी को 90 मान लेते हैं और चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं, आंसर तक पहुंच जाते हैं, राइट। हमेशा ध्यान रखना, किसी गलत मेथड को लगा के आंसर लाना तो आसान है, पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप गलत तरीके से आंसर ले आए हैं ना तो सर वहीं ले आए हैं बस। ऐसे बहुत सारे जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हर जगह यदि मेथड गलत है तो आप समझ रहे हैं आंसर तो आएगा नहीं। तो सर जो असली और सही मेथड है उसी पे काम करना सीखना अपन को, राइट। तो जो बच्चे डायरेक्ट लिख लेते हैं ना a प्लस बी 11, a माइनस बी 1 और a इंटू बी इक्वल टू 90, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये रेशो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। हाँ, यदि सर रेशो होता है a प्लस बी, a माइनस बी और ये चीज नहीं होती तो मैं बोल सकता था a प्लस बी 11 है और a माइनस बी 1 है, पर जब चीजें तीन चीजों की उससे बनी तो हम फिर डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि a प्लस बी 11, a माइनस बी 1 और a इंटू बी 90 होगा। बात को बड़े ध्यान से और गहराई से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। फाइंड आउट अपन को बच्चे ये करना है, राइट। तो जरा इधर आइए, तो आप देखिए a प्लस बी कितना है, तो आप बोलेंगे सर नीचे से देखते हैं तो 11 है, पर चूंकि ये रेशो है तो डायरेक्ट नहीं 11 लिखेंगे, अपन इसको लिखेंगे 11x है, पक्की बात, ओके। फिर a माइनस बी क्या है, तो आप बोलेंगे सर a माइनस बी जो है वो है 1, तो हम उसको 1x लिखेंगे, राइट। और a इंटू बी क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो है 90, पर हम इसको कितना लिखेंगे 90x। क्लियर है ना, क्योंकि हमने क्या करा इसको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब बच्चे सोचो, एक आपको फॉर्मूला माइंड के अंदर सेट करना होगा और वो ये होता है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लस 4ab के। सर ये आपको फॉर्मूला माइंड के अंदर सेट करना ही होगा और इसी के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने क्या किया, पहले तो तीन इक्वेशंस लिख ली वहां से देखकर, फिर इस फॉर्मेट को माइंड के अंदर सेट करके रखना है। फिर a प्लस बी कितना है 11x, तो इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 121x, राइट। फिर a माइनस बी ये कितना है 1x या फिर x कुछ भी बोलिए, तो उसका स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर। फिर 4ab, तो a इंटू बी कितना है 90x, और 90x को मैं यहां लिखूंगा और 90 का 4 से इंटू करूंगा तो कितना होने लग रहा है 9 चौक 36, 360x, ठीक। अब x स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, यदि नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है, ये 121, सॉरी ये 11x है ना और ये a प्लस बी है, तो इसकी जगह 11x आएगा और उसका स्क्वायर करना है, तो ये होगा 121x का स्क्वायर। पक्की बात है कि नहीं, बिल्कुल। तो 121 x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा सर 120x स्क्वायर, और फिर ये इधर आएगा माइनस 360x इक्वल टू में कितना 0। अब इसके बाद आप कॉमन ले लीजिए 120x, फिर इधर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू सर कितना 0। अब बड़े ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं। अब ना सर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पर यदि आप थोड़ा सा अपने आप माइंड का यूज करें और थोड़ा सा आप कैलकुलेशन यदि अपना ठीक ठाक रखते होंगे तो आप पाएंगे कि यदि मैं x की जगह 3 पुट कर रहा हूं तो 3 माइनस 3 0, 0 का इंटू 120, मतलब समझ रहे हो ना, किसी से भी करिए तो 0 ही आएगा, सही है कि नहीं। तो मुझे पता चल गया x का वैल्यू यहां से कितना है 3। देखिए सर हिट एंड ट्रायल जरूर लगाइए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो सब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, समय बेकार होगा, आना ये घूम फिर के। पर यदि हम अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाएं और सोचें कि हम ऐसा क्या पुट करें कि 0 आ जाए, तो तुरंत ही पता चलता है x की जगह 3 रख दीजिए, चीजें सेट होने लग रही है। क्लियर, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि सर 3 आ गई तो इसका मतलब कितना है, x की जगह यहां 3 रखूंगा, ये हो रहा है 33, ये कितना होने लग रहा है 3, और ये कितना होने लग रहा है 90 इंटू 3 मतलब 9 27, 270। पक्की बात। तो ये तीनों मेरी वैल्यूज निकल के आ गई। मुझे क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट, है ना, ये चीज मुझे चाहिए। तो ये चीज कैसे निकलती है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस चीज का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है जरा देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो बच्चे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, क्योंकि ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और ये प्लस 2ab से कट जाएगा, बिल्कुल सही। इसका सर ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको दिमाग के अंदर सेट करना होगा, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, a माइनस बी वो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना सर 9, और ये 2ab, ab का वैल्यू कितना है 270 और उसका 2 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 540, 27 का दुगना 54 होता है, बिल्कुल सही। तो ये फाइनल मेरा आंसर कितना आ रहा है सर 549। तो उम्मीद कर रहा हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
फिर मैं कह रहा हूं कुछ बच्चे डायरेक्ट कर रहे होंगे a प्लस बी 11, a माइनस बी 1, a इंटू बी 90, कुछ वैल्यूज को सेट करके तुरंत ही आंसर निकाल देंगे। पर मैं कह रहा हूं वो तरीका 100% गलत है। वो तरीका तब लगता है जब क्वेश्चन सिर्फ यहां तक दिया हो, सिर्फ इतना लिखा हो, तब वो आप तरीका जो लगाएंगे ना वो सही है। पर जब ऐसा लिखा आ जाएगा 3 चीजों का रेशो, तो सर फिर आपको यही सब करना होगा, तभी वही आंसर सही माना जाएगा। क्लियर है? फिर से मैं समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। यहां पर ये चीज दे रखी थी a प्लस बी रेशो a माइनस बी रेशो a इंटू बी इक्वल टू में 11:1:90, और आपको फाइंड आउट करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया कि मैंने ये देखा कि चूंकि 3 चीजों का रेशो है, एक जगह सम है, एक जगह मतलब घटाना है माइनस है, और तीसरी जगह प्रोडक्ट मतलब इनटू है। तो मैंने देखा इसका वैल्यू मान लेते हैं 11x, इसका मान लेते हैं 1x, इसका मान लेते हैं 90x, जो मैंने लिख दिए। फिर मुझे पता था कि इन तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, वो ये होता है सर। बस इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट की, हिट एंड ट्रायल लगाया, तुरंत ही मेरे x का वैल्यू आ गया 3। क्लियर है? इतना आने के बाद बच्चे फिर मुझे पता था चूंकि ये चीज निकालनी है, तो इस चीज को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला थोड़ा माइंड के अंदर सेट करके रखना होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे पास a माइनस बी भी निकल गया है जो कि ये 3, और ए बी भी निकल गया है जो कि 270। जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 549। ये क्वेश्चन कोई नहीं कराता, उसके 2 कारण है। पहला ये क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है, और दूसरा ये हर किसी से सॉल्व भी नहीं होता। समझ रहे हो? करना पर ऐसे ही है। ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसको पहले आप बनाइएगा, उसके बाद मैं करूंगा, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन। राइट? तो आज रेशो का ये लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगले वीडियो से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। राइट? तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में है, वीडियो को रोक के पहले उसको सॉल्व कीजिएगा। आंसर आता है नहीं आता मैटर ही नहीं करता, मैंने सीखना। राइट? पहले उसको करिएगा, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर दिया हुआ है a माइनस बी रेशो a प्लस बी रेशो ए बी इक्वल टू 1:7:24। हमको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही सब कुछ करना होगा। इस बार हम डायरेक्ट करेंगे, इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए लिखना जरूरी था। राइट? मुझे पता है a माइनस बी कितना होगा 1 या फिर 1x, कुछ भी बोलिए। a प्लस बी कितना होगा 7 नहीं, हम उसको बोलेंगे 7x। ऐसी a इंटू बी 24 नहीं होगा, वो होगा सर क्या 24x। ओके, इसको फिर से लिख देते हैं 24x। क्लियर? ठीक। अब बच्चे इसके बाद मुझे निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको गोली मारो। पहले मुझे पता करना होगा कि आखिर ये x का वैल्यू है तो है कितना, और इसको जानने के लिए मुझे वही फॉर्मेट पता होना चाहिए क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। याद है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं, 7x का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? 2ab नहीं 4ab, सॉरी। तो ये 4 इंटू ab की वैल्यू कितनी है 24x। तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 7 मतलब कितना हुआ ये 49x स्क्वायर। इस x स्क्वायर में से इधर लाके घटा देंगे तो आएगा 48x स्क्वायर। क्लियर? ओके। फिर इसको ही मैं इधर ले आ रहा हूं तो यह जाएगा सर 96x इक्वल टू कितना 0। तो यहां से मैं कितना कॉमन ले सकता हूं 48, है ना? तो हम 48 कॉमन ले रहे हैं, 48x। तो यहां पे जाएगा x माइनस 2। अब आप समझ ही रहोगे, यदि मैं यहां हिट एंड ट्रायल लगाऊं तो x की जगह क्या रख दूं 2, तो जिससे ये जो पूरा फंक्शन है 0 अपने आप हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया x का वैल्यू कितना है 2। इससे मुझे ये पता चल गया कि ये कितना आने लग रहा है a माइनस बी 1 इंटू 2 मतलब ये 2 है, ये 7 इंटू 2 मतलब कितना है सर ये 14 है, और 24x मतलब ये कितना है 48। सही है कि नहीं? गुड। अब इसके बाद मुझे इसका रिजल्ट निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सही है कि नहीं? तो बस इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। a माइनस बी कितना है तो आप बोलेंगे 2a, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 इंटू ab की वैल्यू क्या है 48। तो 48 इंटू 2 कितना 96, 96 और 4 कितना 100। लो भाई 100 आ गया और काम हो गया। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन जरूरी नहीं है 3 या 4 लाइन में सारे सोल्व हो। सर कुछ क्वेश्चन तो समय लेते हैं और उनको देना भी होता है। बस हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं, इन क्वेश्चंस का 2 से 3 से 4 बार कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस कर लें, जिससे हम एग्जाम हॉल में जाएं और तुरंत ही मन में बोले कि इसका वैल्यू ये नहीं है 1x है,
इसका वैल्यू ये नहीं है 7x है, इसका वैल्यू ये नहीं है 24x है, राइट। फिर अगला काम, चूंकि ये तो निकालना है, पर इन तीनों के बीच एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? ये जो प्लस का साइन वाला होता है ना, इसका स्क्वायर माइनस वाले साइन के स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसके बराबर करना, जो मैंने यहां करा है। ऐसा करने से x का वैल्यू निकल आता है। उसके बाद हमें तीनों की वैल्यू पता चल जाती है। फिर हमें जो निकालना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। और बस उसमें वैल्यूज पुट की, तुरंत ही आंसर आ गया। तो यदि आपको स्टेप्स पता है, देखिए कुछ बड़े क्वेश्चंस जो समय लेते हैं ना, घर से बिल्कुल आप डिसाइड करके जाते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें इन स्टेप्स का यूज किया जाता है, इन फॉर्मूलेस का यूज किया जाता है, तो वहां पे काम बहुत आसान हो जाता है, राइट। देखिए एज ए टीचर रेशो में जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने अपने फर्स्ट और इस सेकंड वीडियो में कोशिश किया दिखाने का और अच्छे से समझाने का। पर चूंकि आप जानते हैं सारी चीजें एकदम 100% नहीं हो सकती, ये मेरी जो अभी वीडियो बनाने की जो प्रक्रिया या जो मैं प्रोसेस चलने लग रही है, वो सिर्फ मैं फोकस कर रहा हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पे। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना आप कर लेंगे ना, ये सफिशिएंट है, राइट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे प्रपोर्शन, राइट। प्रपोर्शन बहुत अच्छा टॉपिक है एग्जाम में, और खास तौर पे व्यापम, एमपीपीबी और जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। पहले अपन उसकी रूपरेखा देखेंगे, सारे सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे लेवल के वही क्वेश्चंस बनाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन। अब हम लोग प्रपोर्शन मतलब समानुपात, उस टाइप या उस टॉपिक या उस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे प्रपोर्शन या फिर समानुपात, है ना, प्रपोर्शन या फिर समानुपात, आखिर ये होता क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रपोर्शन का मतलब होता है, या इसको हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जब भी आपको दो रेशो दिए हों, जब भी आपको दो रेशो दिए हों और उन दो रेशो के बीच में एक संबंध या फिर एक रिलेशन आपको डेवलप करना हो, तो भाई वो किया जाता है प्रपोर्शन के थ्रू। क्लियर? प्रपोर्शन का जो एक सिंबल होता है वो होता है सर 4 बिंदी, ऐसे ये 4 पॉइंट, है ना। जैसे रेशो में 2 होते हैं वैसे प्रपोर्शन में 4 होते हैं। और इसका मतलब आप समझते ही होंगे, इसका मतलब होता है सर इक्वल से। जैसे ये जो रेशो होता है इसका मतलब होता है बटे से, डिवाइड से। जैसे ए रेशियो बी लिखूं या ए बाय बी लिखूं, बात वही होती है। वैसी प्रपोर्शन में या तो आप ये 4 बिंदी लगा दीजिए, है ना, 4 पॉइंट ऐसे बना दीजिए, या फिर इसको इक्वल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इतनी बात हो गई। अब बस इतना सोच लीजिए, ये होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, ये होता है सेकंड प्रपोर्शन, ये होता है थर्ड प्रपोर्शन, और ये लास्ट होता है सर फोर्थ प्रपोर्शन। पक्की बात? सर 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, हमसे जिन फॉर्मेट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब मैं डायरेक्ट उन्हीं पे आ रहा हूं, है ना। देखो कहानी तो हर टॉपिक की बहुत लंबी चौड़ी, स्टोरियां तो बहुत सारी, पर हमने सिर्फ उतना सीखना है जो हमारे एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। पर उसको इतने बेहतरीन तरीके से सीखना है कि उसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैं डायरेक्ट उन क्वेश्चंस या उन टाइप पे जाने लग रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस टेबल को थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। कैसे? सर जब भी प्रोपोर्शन या फिर समानुपात पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लैंग्वेज इसमें जैसा रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। या तो एग्जाम में पूछा जाएगा चतुर्थ समानुपात निकालो, इंग्लिश में कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कीजिए, या फिर आएगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तृतीय समानुपात को बताइए, या फिर आएगा प्रथम समानुपात को बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कीजिए, या फिर आएगा मीन निकालिए, या फिर मध्यानुपात फाइंड आउट कीजिए। तो सर इस लैंग्वेज पे क्वेश्चंस बनेगा सबसे पहली चीज। अब आपके मन में आएगा क्या इसमें सेकंड नहीं आता? सर नहीं पूछा जाता सेकंड, राइट। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट या मीन, इन 4 पे ही क्वेश्चन बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा ध्यान रखना एग्जामिनर आपको 3 वैल्यूज देगा। वैल्यूज क्या होंगी? ए बी सी, कुछ भी हो सकती है, 10, 25, 40, है ना, उसका इच्छा। वो 3 संख्याएं आपको देगा और कहेगा फोर्थ निकालो। कैसे निकालेंगे थोड़े समय बाद बता रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा 3 चीजें आपको वो देगा जब वो निकलवा रहा होगा क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन। जब वो थर्ड निकलवा रहा होगा तो सर वो 2 वैल्यूज देगा, जब फर्स्ट निकलवा रहा होगा तब भी वो 2 वैल्यूज देगा, और जब वो मीन मध्यानुपात निकलवा रहा होगा तब भी वो 2 वैल्यूज ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर देगा, राइट। बस इतना समझ जाइए, 4 निकालना होगा फोर्थ प्रोपोर्शन तो 3 आएंगी, बाकी सब 3, 1, मीन ये कुछ भी निकालना होगा तो 2 2 2 ही वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएंगी, राइट। अब बच्चे
ध्यान समझिएगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं सारी चीजें, है ना, जो मैं बता रहा हूं बस उसको समझना है, उसको ना तो याद रखना है ना ही रटना है, ठीक है, बस उसको समझना है, क्योंकि एक बार अच्छे से समझ लिए ना तो एग्जाम में आप खुद ही डायरेक्ट कर पाएंगे। देखिए, जब भी सर आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, क्या आएगा क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है, तो एग्जामिनर हमें कितनी वैल्यू देगा, 3, और वो 3 वैल्यूज क्या होंगी, ए, बी और सी, पक्की बात। क्योंकि हमें क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी सी, और चूंकि फोर्थ निकालना है तो ऐसे रोमन में 4 लिख देंगे। क्लियर बात है, मतलब स्टार्टिंग में 3 वैल्यूज देगा, संख्या देगा, उसको लिखेंगे और फोर्थ नंबर पे अपन इसे रोमन में 4 लिख देंगे, ठीक। फिर हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बाहर का इंटू कर लीजिए और इस अंदर का कर लीजिए, कर पाएंगे इतना, तो क्या बनेगा रिजल्ट, a इंटू 4 इक्वल टू बी इंटू सी। तो सर फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये निकलेगा b इंटू सी डिवाइडेड बाय ए। बस आपको ये सब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा, 3 वैल्यूज दी जाएंगी, फोर्थ को हम चौथे नंबर पे लिख देंगे, बाहर का इंटू कर रहे होंगे, अंदर का कर रहे होंगे, तो सर ऐसा कुछ बनेगा। यहां से फोर्थ निकाल लेंगे कैसे, b इंटू सी बाय, संख्याओं के रूप में भी यही सब हम कर लेंगे, बहुत आसान है। बस यहां पे आप फॉर्मेट देखते रहिए कि सॉल्व चीजें होती कैसे हैं। किताबें आपको कहती हैं फॉर्मूला रटो, मैं कहता हूं बिल्कुल भी मत रटो, बस समझ लो ये डेवलप हुआ तो हुआ कैसे, राइट। तो ये मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का एक आपको सही तरीका बताया। अब बच्चे यही यदि क्वेश्चन आ जाए क्या कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, क्या आ जाए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो आपको अभी पता है वो कितनी वैल्यूज देगा, तो आप बोलेंगे सर वो 2 देगा, पक्की बात, गुड। तो सर हमें चूंकि थर्ड निकालना है तो हम थर्ड नंबर पे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। फिर आप जानते हैं क्या करेंगे, बाहर का इंटू करेंगे, इस बीच वाली में मतलब अंदर वाले में अंदर से ही इंटू कर देंगे, क्योंकि किसी से तो करना है। जब बाहर का मिलेंगे तो वो हो गया, और जब अंदर कोई नहीं मिलेगा तो अंदर का अंदर से ही कर देंगे, राइट। तो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे a इंटू 3 इक्वल टू आने लग रहा है कितना सर, b इंटू बी, मतलब अंदर का अंदर से इंटू कर दिया, इसलिए b इंटू बी हो गया। तो सर रिजल्ट क्या बना, तो आप बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन का रिजल्ट बना b² अपॉन a, ये आ गया। क्लियर बात है, फिर से कह रहा हूं फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बस आपको तरीका याद रहना चाहिए, क्या कि थर्ड पूछेगा तो 2 वैल्यूज देगा, थर्ड को हम थर्ड नंबर पे लिख देंगे, बाहर का इंटू करेंगे, अंदर का अंदर से ही कर देंगे। कैसे होगा वो मैंने लिख रखा है, रिजल्ट बनेगा b² बाय a। क्लियर, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस तरीका पता होना चाहिए कि निकल कैसे रहा है। क्लियर। अब बच्चे चूंकि आपको पता है सेकेंड प्रोपोर्शन तो पूछा नहीं जाता, तो क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन में कितनी वैल्यूज देगा, तो आप बोलेंगे सर वो 2 देगा। तो चूंकि फर्स्ट निकालना है तो हम इस बार फर्स्ट नंबर पे रखेंगे इसको, सही है ना भाई। जब फोर्थ निकालना था फोर्थ पे रखा था, थर्ड निकालना था थर्ड पे रखा था, जब फर्स्ट निकालना होगा तो फर्स्ट पे रखेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, बाहर का इंटू अंदर का अंदर से, तो कितना बनेगा 1 इंटू बी इक्वल टू a इंटू ए। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वो होगा a² बाय b। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना भी बहुत अच्छे से सीख लिया। क्लियर। अब क्या निकालना सीखना है, मीन, या जिसको क्या कहते हैं मध्यानुपात। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब भी बच्चे मीन निकालने आए तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल M से, पक्की बात। यदि मैं आपसे कहूं जब भी मीन या मध्यानुपात निकालने आएगा तो कितने नंबर देगा या कितनी संख्या देगा, तो आप बोलेंगे सर 2 देगा। अब चूंकि नाम से ही स्पष्ट है मीन निकालना है या मध्यानुपात मतलब मध्य की कोई वैल्यू निकालना है, तो वो बीच में ही आएगी। तो इस बार हम कहां रखेंगे, बीच में। फिर क्या करेंगे, बाहर का इंटू अंदर का अंदर से, तो कितना होगा a इंटू बी इक्वल टू कितना आएगा m इंटू एम। तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, m इंटू एम मतलब कितना होता है सर m², और वो क्या आएगा ab। फिर जब m² हटेगा तो यहां पे ध्यान रखिएगा रूट के आगे प्लस माइनस भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं छोटी छोटी वो सारी बातें बताता हूं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। वहां यहां से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट आएगा, रूट से पहले प्लस माइनस भी आता है, और रूट के अंदर क्या होगा ab। पक्की बात। तो इस तरीके से सर हम चीजों को फाइंड आउट कर रहे होंगे जब भी एग्जाम में पूछा जाए फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन या फिर मीन या फिर मध्यानुपात, ये चीजें पूछी जाएंगी तो कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। क्लियर। अब सर सेकंड प्रोपोर्शन नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्लियर।
अब बात आती है कि इनको क्वेश्चंस को सॉल्व आखिर करना तो करना कैसे, राइट? सर कुछ नहीं होगा, नंबर दे रखे होंगे, उसको हम चीजों के मतलब इसी फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर आ जाएगा, राइट? तो ऐसे कुछ 6-7 अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं करा देता हूं। इसके बाद इसी के अंदर एक सेकंड टाइप भी पूछा जाता है, उसका भी स्टडी करेंगे। बस प्रोपोर्शन में 2 टाइप के क्वेश्चंस ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछे जा रहे हैं, राइट? तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस बार 4 क्वेश्चन हम लोग एक साथ ही करने वाले, राइट? कैसे, जरा देखिएगा इधर। इस बार निकालना है यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आपको मैंने बताया था कितनी वैल्यूज देगा, 3। तो हमारी फोर्थ वैल्यू कहां पर आएगी, 4th नंबर पे। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, मैं यही लिख दे रहा हूं, है ना? देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, 3 वैल्यूज क्वेश्चन में दी होंगी, 4th नंबर को हम यहां ऐसे लिख देंगे। क्लियर बात है सर? ओके। फिर हम बाहर बाहर का इंटू करेंगे, अंदर अंदर का करेंगे। तो जब बाहर बाहर का करेंगे तो 12 × 4 इक्वल टू में आएगा 16 × 18। पक्की बात है? गुड। फिर मैं 6 से काट दे रहा हूं, 6 दूनी होता है 12, 6 तिया होता है 18। पक्की बात। 2 से इसको उड़ा देते हैं, कितनी बार, 8 बार। तो सर फोर्थ प्रोपोर्शन मेरा डायरेक्ट निकल के आ गया, और वो क्या है, 8 तिया 24, 8 × 3 कितना होता है, 24। ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन, राइट? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ध्यान रखना, फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना है। क्लियर है? डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। यहां निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, तो क्या कीजिए, थर्ड को रखिए किस नंबर पे, 3rd नंबर पे। तो बात फिर ये होती है कि इंटू किसका करें, तो बाहर बाहर का, अंदर का अंदर से। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो इधर देखिए 18 × 3rd प्रोपोर्शन इक्वल टू 36 × 36। आप जानते हैं 18 से 36 कटता है सर 2 बार, 36 × 2 होता है कितना सर, 72, 72। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ ही गया होगा। क्लियर? अब इस बार निकालना है सर फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो जब फर्स्ट निकालना है तो कहां आएगा, 1st नंबर पे। और यहां पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, बाहर बाहर का इंटू, अंदर का अंदर से। तो 1 × 36 इक्वल टू कितना, 18 × 18। तो सर 18 से 36 2 टाइम्स, 2 से 18 9 टाइम्स। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना आ गया सर, 9। बस आपको यह पता होना चाहिए कि इनके सॉल्यूशंस आखिर निकल रहे हैं तो निकल किस तरीके से आए, ठीक है? उसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन है। यदि आपने इक्वेशन बना दी, वो तो दुनिया में हर कोई कर लेता है, सही है? बच्चा कर लेता है वो तो। अब इधर आइए, इस बार निकालना है मीन, हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यानुपात, राइट? ये बहुत बार पूछा गया है। निकालना है 9 और 4 2 नंबर दे रखे हैं, तो हम जानते हैं 9 बीच में हमारा मध्यानुपात यमीन m वो बीच में आएगा, पीछे आएगा कितना सर, 4। तो फिर बाहर का बाहर से इंटू, अंदर का अंदर से। तो अंदर का जब अंदर से करूंगा तो आप समझ रहे होंगे m² हो जाएगा, और ये 9 × 4 हो जाएगा। फिर आप जानते हैं यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 9² 3 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 3 आ जाएगा, और ये 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि नहीं सर ±6 आएगी, है ना? तो सर चूंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर लेना होते हैं इसलिए आएगी वो +6। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को बनाना होता है। 2 से 3 और अच्छे स्पेशल क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनको भी जरा ध्यान से करिएगा, क्योंकि उसमें हल्का सा या तो कुछ डिफरेंट होगा, या फिर आप जहां गलतियां कर जाते हैं उन गलतियों से आपको बचाना है, राइट? तो देखते हैं अगली फ्रेम में आखिर क्या देखने मिलता है। देखिए इन क्वेश्चंस को, ये भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, बट बड़े ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी जो मिस्टेक इन क्वेश्चंस में होती है वो मैंने सारी यहां रख रखी है। सबसे पहले यहां बच्चे निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। आप जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शन जब हम निकालते हैं तो फर्स्ट पे यही आना है, सेकंड पे यही आना है। जो यहां कुछ नहीं लिखा वहां 3 आ जाता है। बाहर बाहर का इंटू करते हैं, राइट, अंदर का अंदर से इंटू करते हैं। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए अंदर का अंदर से इंटू करने का मतलब 25 × 25, और वो जो tan उधर है वो नीचे आएगा tan। पक्की बात, एग्जाम हॉल में इतना ही सोचना है तभी तो स्पीड बनेगा। फिर 5 से काट देते हैं 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, फिर कुछ कट नहीं रहा है तो बस आप समझ जाइए 25 25 125 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपना आंसर। पक्की बात, इस तरीके से करना है। अब ध्यान रखिएगा क्या निकालना है, मीन। तो मीन कहां आएगा, बीच में, और फिर क्या होगा भाई, मीन बीच में आएगा तो m² बनता है, अंदर बाहर का इंटू करते हैं तो ये 1/4 1/6 कितना हो जाएगा सर, 1/6 चौक 24 होता है। कितना होता है, 6 ही था, हाँ ठीक है इतना ही होगा, है ना। यह 1/9 होगा सर, ये 9 चौक 36, ये 1/9 होगा सर, ठीक है। तो हम जानते हैं बाहर बाहर का इंटू होता है, बीच में m आता है, वो m² होता है। 4 और 9 इसका इंटू होगा, पर ध्यान रखिएगा 1/4 1/n है, समझ रहे हो ना। तो सर 4 और 9 का इंटू होगा 36 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा m²।
तो m की वैल्यू क्या बनेगी सर 1/6। ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन होता है 6, जबकि सही आंसर क्या है 1/6। और ये क्यों सिखाया था, स्पीड मेंटेन करने के लिए। वैसे ही यहां पे क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन, वो कहां आएगा, यहां पे क्या करते हैं, बाहर बाहर का इंटू, फिर अंदर अंदर का। तो मैं डायरेक्ट करूंगा 24 इंटू 83, अंदर अंदर का इंटू, फिर जो बाहर 1 इंटू 4 था ना, तो 4 तो इधर छूट जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो 6 चौक 24 होता है। फिर सर अब इंटू नहीं करना है, 4 इंटू 83 दिया ना, बस यूनिट डिजिट देखिए 4 और ये 3, 4 तिया 12, मतलब जिसमें लास्ट में 2 हो, समझ रहे हो ना, यूनिट डिजिट, बस उसके साथ जाना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने सिर्फ सिखाया कैलकुलेशन, यहां मैंने सिखाया कैलकुलेशन किस तरीके से फास्ट करना है। यहां पे क्या, जहां गलती होती है आंसर बच्चे देते हैं 6, जबकि आना 1/6। देखो चीजें छोटी हैं, मिस्टेक होती है, कहां होती है, या तो इन जैसे क्वेश्चंस में, या फिर कैलकुलेशन में, या फिर हम अपना समय स्टेप टू स्टेप कर करके खुद ही बेकार कर रहे होते हैं। तो जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, या ऐसे क्वेश्चन जिनको हम सीख लिए, उनमें एक एक सेकेंड कैसे बचाया जाए, वो पॉसिबल है एक तो प्रैक्टिस करके, दूसरी चीज उन सारी बात को माइंड के अंदर सेट करके जहां पर हम छोटी छोटी गलतियां करने लग रहे हैं। अब इधर देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, आप जानते हैं फर्स्ट यहां आएगा 6 12 होगा, तो रिपीट क्या होगा 6 इंटू 6, और 1 इंटू 12 होना ना, तो वो 12 नीचे आ जाएगा, तो 6 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा कितनी बार, 3 बार, तो आंसर आएगा सर 3। तो इस तरीके से चीजों को हमें बनाना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 90 छात्र के एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब बच्चे ये है, एक क्लास है, क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, और आखिर वो किस रेशो में, 2:3, और टोटल है कितने 90। फिर कह रहा है कितने अतिरिक्त लड़कों को सम्मिलित किया जाए, आखिर कितने स्टूडेंट और आ जाए, सॉरी लड़के मतलब बॉयज आ जाए, है ना, कि इनका रेशो 1:1 हो जाए, राइट। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखो क्लास के अंदर कौन है, तो आप बोलेंगे सर बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज कितने हैं, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट हैं, और गर्ल्स का क्या है, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट है। पक्की बात है कि नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। अब वो कहने लग रहा है कि देखा जाए रेशो के रूप में तो बॉयज और गर्ल्स का 2:3 है, और यदि संख्या के रूप में देखा जाए तो ये टोटल मिला के कितने हो रहे हैं 90। ओके, अब ये बताइए आगे क्या हुआ, तो बोल रहा है कितने ऐसे बॉयज और आए, कितने ऐसे बॉयज और आए कि जो फाइनल रेशो है ना बॉयज और गर्ल्स का, वो कितना बन जाए 1:1। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आई बात समझ में। तो पहले ना मैं बॉयज और गर्ल्स का जो इनिशियल या स्टार्टिंग का रेशो है वो मेंशन कर रहा हूं। ओके, फिर बोल रहा है कि कितने बॉयज और आ जाए, राइट, है ना, कितने एक्स्ट्रा बॉयज और आ जाए कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो 1:1 हो जाए। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चे आप ये सोचो बॉयज और गर्ल्स जो स्टार्टिंग में थे, चेंज किस में आ रहा है, तो आप बोलेंगे कितने बॉयज और आ जाए, मतलब बॉयज में आ रहा है, मतलब जो गर्ल्स हैं उनके अंदर तो कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी गर्ल्स पहले थी आज उतनी होना चाहिए। तो यहां से हम देख रहे हैं यूनिट के फॉर्म में, तो पहले गर्ल्स थी 3 यूनिट, और इधर लिखा है 1, मतलब 1 यूनिट। तो सिंपल सी बात है इस 1 को ना 3 बनाना है, क्योंकि गर्ल्स में कोई चेंज नहीं हुआ ना, जिस चीज में कोई चेंज ना हो उसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसमें सर 3 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, जब 3 से इंटू करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं रेशो में किसी भी चीज से इंटू या किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये 1:1 है, क्योंकि 3 का इंटू होगा तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 3:3 हो जाएगा। बात पक्की है कि नहीं। ठीक, अब बच्चे ये सोचो टोटल पहले स्टार्टिंग बच्चे कितने थे, हमारे हिसाब से 2 यूनिट बॉयज 3 यूनिट गर्ल्स, मतलब 5 यूनिट, और असली में कितने 90। और हम यदि देख रहे हैं तो देखिए अब गर्ल्स बराबर हो गई बिल्कुल, और बॉयज कितने आए, पहले 2 यूनिट थे अब 3 यूनिट हो गए, मतलब कितने का चेंज है 1 का। तो हमें पता है क्या कि भाई टोटल बच्चे थे 5 यूनिट और असली में थे 90। 5 यूनिट का मतलब है बच्चे कितना 90, तो 1 यूनिट का कितना होगा 18। सही है कि नहीं। तो हमें बताना है कि कितने बॉयज और सम्मिलित हो जाएं। तो कितने बॉयज और सम्मिलित होना चाहिए 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 18। तो हम क्या बोलेंगे 18 लड़के और यदि क्लास में आ जाते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि जो गर्ल्स और बॉयज का रेशो है वो 1:1 बन जाएगा। क्लियर बात है। देखिए अभी चूंकि मैंने इस क्वेश्चन को सिखाया इसलिए थोड़ा इतना ज्यादा टाइम लगा। ये क्वेश्चन बेहद सिंपल है, आपको बस एग्जाम हॉल में इतना सोचना है कि पहले बॉय है दूसरा गर्ल्स है,
पहले रेशो 2:3 है और रियल में ये 2:3 मतलब 5 यूनिट ही बन रहा है 90, तो 1 यूनिट बनेगा कितना 18। बाद में रेशो क्या लाना है 1:1। तो ये सोचा करो ये रेशो पहला भी है और दूसरा रेशो भी है ना, और आखिर इन रेशो को एक जैसा बनाना है, तो एक जैसा कैसे बनेगा, ये सोचो चेंज कहाँ नहीं हो रहा, तो पता चला गर्ल्स में नहीं हो रहा। तो हम ये जो सेकेंड रेशो है ना इसमें 3 का इंटू करेंगे इस 3 को देख के, क्योंकि एक जैसा बनाना 3-3। तो सर हमने डायरेक्ट 3-3 बनाया, बस हमने फिर ये देखा कि रियल वैल्यू किसका है, तो हमें पता चला 90 है किसका, दोनों का मिला के 90। तो हमारे हिसाब से 5 यूनिट 90 तो 1 यूनिट 18 है, और हमें चेंज पता करना है गर्ल्स बॉयज का। तो पहले 2 यूनिट थे, अब 3 यूनिट है, 1 यूनिट का चेंज है और 1 यूनिट कितना है बच्चे 18, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चन हम धीरे धीरे बना रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 713 रुपए को 3 भागों में 1:2, 2:3 और 3:4 के रेशो में डिवाइड करना है, राइट। और फिर कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या होगा बताइए, है ना। अब मैं अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा कि बच्चे 713 रुपए हैं और इसको हमें इस रेशो में डिवाइड करना है, पक्की बात। तो आप बच्चों को मैं समझा चुका हूं अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि ये जो P/Q के फॉर्म में रेशो होता है उसको कभी नहीं लिखा जाता, ठीक। तो इसको किस फॉर्मेट में चेंज करना होगा ये मैं आपको सिखा चुका हूं। इस 1 का इंटू 3 और 4 के साथ होगा तो कितना आएगा सर 12। फिर इस 2 का इंटू इस 2 और इस 4 के साथ होगा तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। फिर इसके बाद इस 3 का इंटू इस 3 और इस 2 से होगा तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, पक्की बात। अब सर आप चाहें तो ये कटेगा कैसे 2 से, तो हम काट देते हैं, तो ये बनेगा 6:8:9, बात पक्की है। मतलब 713 रुपए को अपन अब इस रेशो में कन्वर्ट करेंगे, है ना, या फिर विभाजित करेंगे। तो ये कितना होने लग रहा है, 6 और 8 होता है 14, 14 और 9 कितना हो रहा है 23। तो हमारे हिसाब से टोटल जो यूनिट में है वो 23 यूनिट है, और असली में 23 यूनिट कितने में कन्वर्ट होगा 713 में। ओके, तो 1 यूनिट कितने में होगा, तो आप बोलेंगे सर ये होगा 31, है ना, क्योंकि 230 तो 200 690, हाँ बिल्कुल सही है, 31 टाइम, है ना। 1 यूनिट आ रहा है कितना 31। हमें निकालना है क्या फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट कितना यूनिट है 6 यूनिट। तो हमें वैल्यू चाहिए 6 यूनिट की, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालना और वो है 6 यूनिट, और हमें पता है 1 यूनिट आ रहा है 31, तो 6 × 31 मतलब ये 6 कम 6 और 6 तिया 18, 186। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 713 में से पहले वाले को कितना रुपए मिलेगा 186 रुपए, राइट। क्वेश्चन सिर्फ इस रेशियो को इस रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इसके बाद पैसे को किस तरीके से डिवाइड करते हैं आपको आता है। फर्स्ट पार्ट निकालना था जो कि ये 6 यूनिट का वैल्यू आ गया 186, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छे से करिएगा। यदि 1 दर्जन चूड़ियों का एक डिब्बा गिर गया, 1 दर्जन मतलब 1 डजन, समझते हैं ना आप कितना होता है 12, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा टूटी हुई चूड़ियों और बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात नहीं हो सकता है। बड़े क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। एक डिब्बा है जिसमें चूड़ियां भरी हुई हैं और टोटल है कितनी 12। किसी ने फेंक दिया, फेंकने के बाद आप जानते हैं कुछ टूटेंगी और कुछ बच जाएंगी। तो हमें यह बताना है जो टूटी हैं और जो बिना टूटी हैं उनका आखिर रेशो इन 4 रेशो में से क्या नहीं होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या नहीं होगा। अब मैं आ रहा हूं इस क्वेश्चन की रूपरेखा पे। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने शब्दों में समझा दिया। अब देखिए जिन बच्चों को नहीं आता है उनको तैयार करना, जिनको आता है वो तो 1 सेकंड में आंसर निकाल लिए होंगे, राइट। जिनको नहीं आता बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि टोटल चूड़ियां हैं अपने पास 12 और उन 12 में से कुछ टूट गई हैं मतलब बेकार हो गई, और कुछ अभी भी बिल्कुल सही है जो काम करने लग रही है ना, मतलब नहीं टूटी है। तो हमें देखना है कि इन 4 में से आखिर वो कौन सा रेशो है जो नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चे सबसे पहली बात ना, ये जब भी ये टूट फूट वाले क्वेश्चन आए ना तो आप एक ही चीज समझा करो, मतलब मैं आपको एक फाइनल इन चीजों को हैंडल करने का तरीका बता रहा हूं। बस आप ये देखा करो क्या इन दोनों का सम, ये जो पहला अनुपात है ना, पहला जो ऑप्शन है, क्या इन दोनों का सम जो भी हो रहा है कितना हो रहा है 4 हो रहा है ना। 1 यूनिट है 3 यूनिट है, कितना होने लग रहा है, अरे यार
रोको इसको, और क्या डिस्टर्ब होंगे। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, इसमें लिखा है यदि 1 दर्जन चूड़ियों का एक डिब्बा गिर गया, ठीक, बात को ध्यान समझिएगा, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है, या 1 डजन, है ना, समझते हैं ना आप, ठीक। चूड़ियां थी जो डिब्बे में भरी थी और गिर गई, तो निम्नलिखित में से कौन सा टूटी हुई चूड़ियों और बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात नहीं हो सकता है। बच्चे मैं अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को सिखाना चाहूंगा। आप तो बस ऐसे ऐसे सोचो कि 12 चूड़ी हैं जो किसी डिब्बे में रखी हुई हैं और किसी ने फेंक दिया वो डिब्बा, ठीक। तो सर फेंकने के बाद कुछ चूड़ियां जो होंगी टूट जाएंगी और जिनका किस्मत अच्छा होगा वो बच जाएंगी, सही है कि नहीं। ये 2 के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, सही है, या तो टूटो या बच जाओ। तो हमको ना ये बताना है कि ये ऑप्शन जो है इनमें से आखिर वो कौन सा ऑप्शन है जो अनुपात के रूप में हो ही नहीं सकता। और अनुपात किसका है, पहला टूटी हुई चूड़ी और दूसरा जो बिना टूटी है, ठीक। तो आपको मैं सिर्फ एक आंसर लाने का एक सिंपल वे बता रहा हूं। ये चीजें बनती कैसे हैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, बस आप इतना सोचना, क्या इन दोनों का जो योग है, जो पहले ऑप्शन में इन दोनों का योग है कितना हो रहा है, 4 यूनिट। 4 ऐसे मान लो टोटल चूड़ियां कितनी है, 4, तो 4 टोटल चूड़ियां हैं, जबकि असली में कितनी है, 12। तो ऐसे सोचो 4 हमारे हिसाब से चूड़ियां हैं और असली में कितनी है, 12, तो 1 यूनिट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 3। तो 1 यूनिट यदि 3 है तो 1 यूनिट यहां कितना आ रहा है, 3, और 3 यूनिट कितना आ रहा है, 9। इसका मतलब बच्चे ये निकल के आया कि यदि हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो हम कह सकते हैं क्या 12 में से 3 जो चूड़ियां हैं वो टूट गई हैं और 9 जो चूड़ियां हैं वो सही सलामत है, पक्की बात है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबल है, हो सकता है ना। तो मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं, आप बस आंसर कौन सा नहीं है कैसे पता करोगे, आप ये देखना इन दोनों का सम जो भी आ रहा है क्या उससे ये 12 टोटल डिवाइड हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप समझ जाना ये ऑप्शन मतलब जो है वो करेक्ट है। करेक्ट का मतलब ये टूटी हुई चूड़ियां और बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात हो सकता है, पक्की बात। अब देखते हैं जरा सेकंड ऑप्शन को, 4 और 2 कितना हो रहा है, 6 क्या 12 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा 2 टाइम्स, मतलब ये भी जो है सही अनुपात है टूटी हुई और बिना टूटी हुई चूड़ियों का। अब यदि 5 और 7 कितना हो रहा है, 12, तो असली में 12 हो रहा है और नकली में भी 12 है, मतलब 12 यूनिट ही 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को 12 काट देगा एक बार में, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब जरा ऐसे सोचो 3 और 2 ये कितना होने लग रहा है, 5। एक बात बताओ 12 में क्या 5 का पूरा डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा तो पर पॉइंटों में जाएगा, और पॉइंटों में जाएगा तो 3 यूनिट की वैल्यू भी जो आएगी वही पॉइंट में आएगी, सही है ना भाई। करके देख लो, 5 से 12 को डिवाइड करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 2:4 आ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो आप बोल लेंगे 7.2, ठीक, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4.8। तो एक बात बताओ, ऐसा कहीं आपने सुना है कि 12 टोटल चूड़ियां हो उसमें से टूट गई हो कितनी, 7.2 और ना टूटी हो 4.8, ऐसा कभी होता है क्या। ऐसा तो हो सकता है कि 60 टूट गई है 4 बच गई, पर ऐसा थोड़ी कभी होता है, पॉइंट में थोड़ी आंसर आता है, क्योंकि जो चीज टूटी और जो चीज नहीं टूटी वो अपने आप में कंप्लीट नंबर होगा, सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा गया, क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा गया कि आपको असली का जो यूनिट कॉन्सेप्ट का नॉलेज होता है वो है या नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि 1 दर्जन मतलब 12 है टोटल चूड़ियां, और हमें यह बताना है कि जब वो डिब्बा गिरा उसके बाद या तो 12 में से कुछ टूट गई होंगी, कुछ का मतलब या तो 12 की 12 टूट गई होंगी, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी कुछ चूड़ियां टूटी होंगी। ऐसा थोड़ी होगा 4.5 चूड़ियां टूट गई और बाकी 8.5 यूनिट बच गई, ऐसा तो होता नहीं कभी। तो बस वो यही देखना चाहता था कि आपका नॉलेज मैथ का कितना है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है। आपने बस इतना ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा वो कौन सा अनुपात है या रेशो है जो टूटी हुई चूड़ियां या बिना हुई टूटी चूड़ियां का नहीं हो सकता। तो वही अनुपात नहीं होगा जिससे कि जिसका सम 12 से डिवाइड ही ना होगा। बात समझ आ रही। तो हमने देखा इसका सम हो रहा है 4 जो 100% 12 को डिवाइड कर देगा, इसका हो रहा है 6 जो 100% 12 को डिवाइड कर देगा, इसका हो रहा है 12 जो आराम से 12 को डिवाइड कर देगा, और इसका होने लग रहा है कितना 5। तो ये 5 जो है 12 को 100% डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंटों में जा रहा होगा। तो कंफर्म है वो कौन सा अनुपात नहीं है, ये वाला जो टूटी हुई चूड़ियां और बिना हुई टूटी हुई चूड़ियों का कभी नहीं हो सकता। सही है कि नहीं। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखिए समझाने में बहुत समय लगता है,
पर वो लगने दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आपको मैंने एक बार अच्छे से समझा दिया तो आप समझ जाएंगे इन क्वेश्चन को आखिर हैंडल करना तो करना कैसे, क्योंकि एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन ही आते हैं। बस आप तो इतना करा करो, सबको जोड़ लिया करो, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा। फिर आप ये देखा करो इनमें से किन संख्याओं से मैं डिवाइड कर पा रहा हूं और किन से डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं इन तीनों से तो डिवाइड होने लग रहा है 12, सिर्फ इसी से नहीं हो रहा। तो वो रेशियो आखिर कौन सा होगा? 4th नंबर का, जो पक्का है टूटी हुई चूड़ियां और बिना टूटी हुई चूड़ियों का हो ही नहीं सकता। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। जिनको नहीं आया होगा स्टार्टिंग से मेरी इसी बात को ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात है 10:1। मतलब दो संख्याएं दे रखी हैं, हम ऐसा मान लेते हैं पहली संख्या x है या a है ना, a मान लेते हैं, और दूसरी संख्या b है। ठीक, तो हमसे कह रहा है इनका योग और अंतर का रेशियो है 10:1। ठीक, फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दे रखा है दो संख्याओं के सम और डिफरेंस का रेशियो, और हमसे पूछ रहा है उन संख्याओं का रेशियो। हमेशा अर्थमेटिक का मेरा एक कॉन्सेप्ट जो मैं हर बार रिपीट करूंगा तब तक जब तक कि वो आपको क्लियर ना हो जाए। यहां पर हमें आंसर काय में देना है? रेशियो में। क्वेश्चन में भी क्या दिया है? रेशियो। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी लाइफ में वो संख्याएं पता कर ही नहीं सकते कि एग्जैक्ट है क्या जब तक कि क्वेश्चन में एक संख्या ना दी हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपन को आंसर देना है रेशियो में। क्वेश्चन में भी रेशियो दे रखा है तो हम आराम से उस रेशियो तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं संख्याओं को मान लिया हूं, पहली वाली को a और दूसरी वाली को b। फिर कह रहा है संख्याओं का योग लिख दिया और संख्याओं का अंतर लिख दिया, का अनुपात है ना, अनुपात बोलिए या समझने डिवाइड बोल दीजिए, 10/1 है ना, 10:1 है या 10/1 है। ठीक, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आप जान रहे हैं ऐसा कुछ कुछ आने लगेगा। देन इसके बाद -10b को इधर ले आए तो 11b हो गया, a को उधर ले गए तो -9a हो गया। राइट, a b को इधर ले आए, 9 को इधर ले आए तो a/b आ गया 11/9। इसका मतलब ये है रेशो क्या है? a/b 11/9। राइट, फिर से देखिएगा, इस बार ना क्वेश्चन फिर से आएगा आपकी स्क्रीन पे या आ रहा होगा। आप चार ऑप्शन को देखो पहले, तो आप देखोगे तीसरा जो वो है ऑप्शन वो है 9:11। राइट, पहला कुछ लिखा होगा, दूसरा कुछ लिखा है और चौथे पे लिखा है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑप्शन डी सही है क्योंकि हमारा तो आंसर आ रहा है 11:9, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सी ऑप्शन सही है। तो आंसर लाने के बाद भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जाए तो जाए किसके साथ, सी के साथ कि डी के साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं समझाना चाहता हूं, जब कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का योग और उनका अंतर का अनुपात 10:1 है, पक्की बात, और हमें उन संख्याओं का अनुपात निकालना है। ये नहीं बोला कि दूसरी और पहली संख्या का अनुपात बताओ या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसलिए सर सही ऑप्शन क्या होगा? सी। आया जरूर अपना 11:9 है ना, पर अपना सही आंसर 9:11 होगा, ना कि ऑप्शन डी, है ना। तो देखिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। यदि ऐसा लिखा होता क्या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, समझ में बात आ रही है, तो फिर आंसर 100% 11:9 होता और ऑप्शन डी पुट करके आना था। आई बात समझ? पर यहां पे स्पेशली ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पहली और दूसरी या दूसरी और पहली, किसका रेशियो बताना है। रेशियो चाहे आप 11:9 बोले चाहे 9:11 बोले, बात कोई होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनर कभी कभी यहां भी कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो शब्दों की ही कहानी है और अर्थमेटिक तो बना ही शब्दों से। राइट, तो बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है, यहां पे ऑप्शन क्या सही है? सी। राइट, देखते हैं नेक्स्ट, करिए इस क्वेश्चन को। यहां पर लिखा है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, मतलब सर दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकेंड ऐसा मान लेते हैं, उनका रेशियो दे रखा है 1:3। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, मतलब हर एक संख्या में 5 ऐड करते हैं तो इनका जो रेशियो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2:5 में। ठीक है, फिर हमें बताना है संख्याएं ज्ञात कीजिए। राइट, तो बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पे देखिए बच्चे, पहली और दूसरी संख्या का स्टार्टिंग में रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 1:3 है, और आपने इन संख्याओं में 5 ऐड किया तो उसके बाद रेशियो बन गया कितना? 2:5। तो आप ना मुझे ये बताओ असली में कितने यूनिट बड़ा है पहला संख्या, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट,
और इधर दूसरी संख्या कितने यूनिट बढ़ी है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट। जबकि सर आपने बढ़ाए तो दोनों में समान थे, 5-5 ही तो बढ़ाए थे, पर यूनिट के हिसाब से तो गड़बड़ हो गए। तो इसका मतलब ये जो गड़बड़ है ना, इसको एक जैसा बनाना है, और एक जैसा बना दिया तो बस 1 यूनिट निकल जाएगा, उसका तो सब निकाल के फेंक देंगे, राइट। तो समस्या ये जो गड़बड़ है इसको सही कैसे किया जाए, तो इसमें लगेगा एक जादू। और वो जादू क्या, बड़े ध्यान से देखना। ऊपर का देखा करो अंतर कितना दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 ही है, ठीक है। और इधर का अंतर कितना दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 है। पक्की बात है कि नहीं। और इतना समझ जाना, ये जो नीचे का अंतर है ना, इसका इंटू करना है इस लाइन में, मतलब इस रेशो में। पक्की बात। और ये वाला जो 2 है ना, इसका इंटू करना है इस रेशो में या इस लाइन में। तो करते हैं। तो पहले में किसका इंटू करना है, पहली लाइन में या पहले रेशो में 3 का। तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 3:9। बात पक्की है कि नहीं, बिल्कुल। अब ना इस दूसरी लाइन में या दूसरे रेशो में किसका इंटू होगा, 2 का। तो कितना हो जाएगा 4 और 10। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अब जरा आप देखो इधर का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। इधर का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। हुआ मेरा जादू क्लियर, बिल्कुल हमेशा होगा ही, है ना। बस संख्या सही होना चाहिए और रेशो सही होना चाहिए, हर कहीं नहीं होता, नहीं तो, है ना। नहीं तो वाला आंसर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया होगा। 1 यूनिट का चेंज यहां, 1 यूनिट का चेंज यहां, जबकि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जोड़ा कितना था अपन ने, 5 को। तो हमें बताना संख्याएं क्या है, तो संख्याएं सर स्टार्टिंग से निकलेंगी, इनिशियल वाली, 5 जोड़ के वाली थोड़ी निकालना। तो 1 यूनिट 5 है, तो 3 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15। 1 यूनिट 5 है, तो 9 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 45। इसका मतलब बच्चे ये है कि पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 45, मतलब 45। तो इस तरीके से चीजें हमें बनाना होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का रेशो दिया जाएगा, कुछ ऐड किया जाएगा या कुछ घटाया जाएगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा बताएगा वो, राइट। उसके बाद रेशो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमें यह देखना है कि यूनिट में कितने का चेंज आए, क्योंकि जब आप किसी चीज को जोड़े हैं या घटाए हैं, दो में से कुछ भी किए हैं, तो सर यूनिट में भी तो वही समान रूप में होना चाहिए। तो यूनिट में अलग अलग हो रहा है और असली में जोड़ा आपने एक समान है दोनों संख्याओं में। तो आप समझ जाएंगे यदि यहां पे गड़बड़ है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो एक जैसे बनाना होंगे। और कैसे बनेंगे, फिर इधर का अंतर लेना और इधर का जो अंतर है उसका इंटू इस इक्वेशन में कर देना, और इधर का जो अंतर आ रहा है ये वाला, इस 2 का इंटू इस इक्वेशन में कर देना। ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने देखा ये समान आ रहा है और हमेशा आएगा, और जितना ये आए, जरूरी नहीं एक ही आएगा, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है। तो जितना आएगा अपन बोलेंगे इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है असली में जितना जोड़ा है घटाया है, उसके साथ 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद बस 1 यूनिट 5 है, तो इनिशियल वैल्यू इसमें और इसमें इंटू करके निकल जाएंगे। इस क्वेश्चन में आ रही है 15 और 45। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रत्येक संख्याओं 56, 49, 2 और 1 के साथ किस संख्या को जोड़ेंगे। ध्यान सुनिएगा, हर एक संख्या में अपन को एक संख्या को जोड़ना है ताकि परिणाम निरंतर अनुपात में ही रहे, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं समान अनुपात में भी रहे। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो प्रोपोर्शन का है, बट ठीक है हम इसको यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि 4 नंबर है 56, 49, 2 और 1। आखिर इन चारों नंबरों में ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़ें, और वो ऑप्शन में दे रखा है नंबर, ठीक, ताकि ये निरंतर अनुपात में हो जाए, या फिर कह सकते हैं समान अनुपात में हो जाए, या चारों ही एक प्रपोर्शन का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आप जोड़िए सर x, क्या जोड़िए x। तो सर आप बोलेंगे 56 प्लस x का अनुपात 49 प्लस x, राइट, क्योंकि हर एक संख्या में कुछ जोड़ना है तो हम माने वो x जोड़ना है। तो ये जो अनुपात बने वो निरंतर अनुपात किसके साथ, इसके साथ वही बन रहा हो। सही बात है कि नहीं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। क्लियर। तो बच्चे कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे सोचो कि यार यदि अपन इसको सॉल्व करने लगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो समय बहुत ज्यादा बेकार होगा। सही है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, x, और वो कहां दे रखा है, ऑप्शन में। तो ऑप्शन ही उठा लेते हैं और देख लेते हैं x पुट कर करके हर बार क्या इसका जो रेशियो बन रहा है इसके साथ फिट बैठेगा। तो देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, चारों ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 7 और चौथा है आपका 8। ठीक, पहला उठा लो 5, तो 56 और 5 कितना होने लग रहा है, 61, और 49 और 5 कितना हो रहा है भाई, 54। ठीक, और इधर भी आप 5 जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है, 7,
और यहां भी आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 6। तो सर कभी भी ये 7/6 रेशियो बन सकता है क्या? इम्पॉसिबल। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, कंफर्म है। अब लगे हाथ दूसरा भी देख लो। तो आप 56 में 4 जोड़ोगे होगा 60 और 49 में 4 जोड़ोगे, ये सेकंड ऑप्शन जोड़ना है, तो 49 में 4 जोड़ोगे होगा 53 और ये रेशियो किसके साथ? इसके साथ। 2 + 4 कितना हो रहा है 6 और 1 + 4 कितना हो रहा है 5। तो ये भी कट पिट के कभी 6:5 तो बन ही नहीं सकता, 50 होता तो बन जाता है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट है या फिर गलत है। ये हो गया। अब थर्ड उठाइए। तो 56 और 7 कितना होता है भाई? 4 और 3 63 है ना, बिल्कुल सही। और ये कितना होगा? 49 और 7 56, ठीक। और यहां पे कितना होगा? तो आप बोलेंगे यहां पे 7 रखना है, 7 और 2 9, ठीक। और यहां पे 7 रखना है, 7 और 1 8। तो एक बात बताओ, 7 से इसको जरा काटो, 7 × 2 56 और 7 × 9 63 बन रहा है। जो रेशियो यहां आ रहा है वही कट पिट के यहां आ रहा है, 7 टाइम्स से 7 का 63/56। तो हम समझ जाएंगे क्योंकि ये जो रेशियो है वही रेशियो यहां बनने लग रहा है और ये ऑप्शन सी से ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये x का वैल्यू कितना है 7। मैं फिर से वही चीज कहना चाहूंगा बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पे आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। किस मेथड से लाए हैं, किस तरीके से लाए, मैटर नहीं करता। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही करिएगा, वही सबसे सही तरीका है। क्लियर है? आज के दिन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को इस वीडियो के, एक स्टेशनरी की दुकान में पेंसिलों की कीमत 96 रुपए प्रति स्कोर है। बड़े ध्यान से देखिएगा, 96 रुपए प्रति स्कोर, ठीक। इस बात को जरा समझना है ना। और बॉल पेनों की कीमत 50.4 रुपए प्रति दर्जन है, यहां है प्रति दर्जन, ठीक। पेंसिल की कीमत से बॉल पेन की कीमत का अनुपात क्या है, राइट। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो प्रति दर्जन लिखा है इसका मतलब तो आप समझते हैं कैसे होता है। दर्जन मतलब 12, डजन है ना 12 से, ओके। यहां पे जो प्रति स्कोर लिखा है ना, इसका मतलब होता है 20 से, मतलब 20 चीजों का एक जो बंडल होता है उसको बोलते हैं स्कोर, राइट। तो हमसे कह रहा है स्टार्टिंग में क्या चीज है भाई? पेंसिल है। और पेंसिल का कीमत कितना लिखा है? तो आप बोलेंगे 96 टोटल। कितनी है? 96 प्रति स्कोर। तो एक पेंसिल की कीमत क्या हुई? डिवाइड कर देंगे अपन 20 से। सही है कि नहीं? बिल्कुल। फिर कह रहा है पेनों की कीमत 50.4 रुपए प्रति दर्जन है। प्रति दर्जन का मतलब समझते हैं ना, 12 से। और इन्हीं दोनों का रेशियो बताना, तो रेशियो ये लगा दिया मैंने और ये लिखा है 50.4। पक्की बात है कि नहीं? बिल्कुल 50.4। और डिवाइड में कितना है? तो ये बोल रहा है प्रति दर्जन, इसलिए आएगा यहाँ पे 12, राइट। अब देखिएगा छोटी छोटी बात में समझाना चाहूंगा। पॉइंट के बाद इधर 4 लिखा, 0 लिखा है, 40, तो 0 का कोई मीन नहीं है, राइट। अब जरा ऐसे सोचिएगा, इस पॉइंट को मैं हटाता हूं तो एक 0 आएगी, वो नीचे लगा देना, ठीक है। तो ये 50.4 ना होके 504 हो गया। पक्की बात? बस सर इसी को सॉल्व करना है, करते हैं। तो ऐसे सोचो, एक 0 से तो एक 0 कट गया, राइट। अब इसके बाद 2 से इसको काट दो 6 टाइम, और 6 × 36, 6 × 4 6 8 48 है ना, ये भी कट रहा है। तो ये आ गया 6 8 48। पक्की बात है कि नहीं? 6 8 48, 2 बचा, 6 चौक 24, ठीक है। नीचे से सब कुछ कट चुका है, कुछ नहीं बचा, ऊपर ही बचा है। तो 96 84 बचा है, 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। फिर अपन इसको काट देते हैं कैसे? 3 से, 3 8 24 और 7 21, 7 बार है ना। तो ये रेशियो आ गया कितना? पेंसिल और बॉल का, है ना। किसका? एक पेंसिल और एक बॉल पेन का, ठीक है। वो कितना आएगा? 8:7। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया गया था, जो आपको पेंसिल का कीमत दिया था ना, वो दिया था 96 रुपए प्रति स्कोर। स्कोर जिसका मतलब क्या होता है? 20 से। डजन का तो मतलब सबको पता है, दर्जन का 12 से होता है, पर स्कोर का नहीं पता होता है, इसलिए क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। तो आपको 96 रुपए के आपने पेन खरीदे, कितने? प्रति स्कोर, मतलब 20 पेन खरीदे 96 के, तो एक पेन का कीमत पता चला। वैसे ही बच्चे आपने 1 दर्जन क्या खरीदे? जो पेन था सेकंड वाला, वो आए 50 रुपए 40 पैसे के। तो बस इतने के सारे आए कितने? 12। तो हमने घूम फिर के एक का वैल्यू निकाल लिया, देन कैलकुलेशन। तो एक पेंसिल और एक पेन का अपन को रेशियो पता चल गया, वो है 8:7, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, राइट। तो इस तरीके से इन चीजों को करना था।
ढेरों क्वेश्चन हैं। आज मैं कहीं थोड़ा बाहर था, चीजों पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूं। आगे बहुत से भी वीडियोस बचे हुए अच्छे जो रेशो के हैं, ठीक है। बाकी सर जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स टाइप होता है वो मैं अलग से कराऊंगा, कॉइन्स वाला अलग से कराऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर टाइप छोटे छोटे होते हैं, यदि वो एक टॉपिक बन सकते हैं, टाइप बन सकता तो मैं अलग रखूंगा उसको सेपरेट। बाकी जो बेसिक चीजें होती हैं रेशियो की मैं स्टार्ट अभी करूंगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आना बाकी हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे पार्टनरशिप, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।